हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज की क्लास में। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में जिस विषय पर मैं सबसे पहले बातचीत करूंगा तो वो होगा जीएस पेपर वन। यानी जब मैं ये आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय तक जीएस पेपर वन 2026 का मेंस का हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 16 में आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो इसी टॉपिक के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है कि वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक प्रदेश से इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत प्रदेश की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम द अटलांटिक रीजन टू द इंडो पैसिफिक रीजन, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो ये आपसे एक प्रश्न पूछा गया और आज हम इसी टॉपिक से यानी इंडो पैसिफिक कैसे केंद्र बन रहा है और उस केंद्र को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है विशेषकर क्वाड के द्वारा, तो आज हम यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक यानी बिना रुकावट वाले व्यापार के लिए आईपीएमडीए ही समाधान है। तो जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी ए से और प्रीलिम्स की निगाह से इसको देखने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक हम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल के ऊपर बातचीत करेंगे। इसको जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 ए से और प्रीलिम्स की निगाह से चर्चा करेंगे। और फिर नाबार्ड का एक सर्वे आया है जो रूरल क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक दृष्टि से एक निराशाजनक माहौल का संकेत देता है जो इकोनॉमी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। तो जीएस पेपर 2, 3 ए से और प्रीलिम्स इसकी निगाह से इस टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद एलन मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक ग्रामीण भारत में सेवा देगी। तो समावेशी विकास और फिर स्टारलिंक प्रीलिम्स के लिए हम इसे देख लेंगे। तो पहला टॉपिक आता है बिना रुकावट वाले व्यापार के लिए आईपीएमडीए ही समाधान। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की। और मुद्दा क्या है आपके सामने एक बार आप देखिए। मुद्दा ये है, मैं संक्षेप में यहाँ आपको सारी बातें बता दे रहा हूँ। उसके बाद जीएस का सिलेबस और मॉडल क्वेश्चन वगैरह सब बने हुए हैं। मैं यहीं पर इस पूरे टॉपिक को खत्म करने जा रहा हूँ। आगे का कंटेंट आप स्वयं पढ़ेंगे। रीजन ये है कि इसको बहुत संक्षेप में समझाया जा सकता है। मेरे बच्चों, वैश्विक व्यापार केवल कारखानों या बाजारों से चलता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, वैश्विक व्यापार केवल कारखानों और बाजारों से नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर के जाता है। समुद्री रास्ते, मैरीटाइम रूट जिसे हम कहते हैं। विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र आप देख सकते हैं। फारस की खाड़ी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी देशों को जोड़ने वाली विश्व व्यापार की प्रमुख समुद्री धमनी यानी आर्टरी है, आप सबको पता है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में यहां पर चर्चा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र फारस की खाड़ी को, एशिया को, अफ्रीका और पश्चिमी देशों को जोड़ता है। मलक्का स्ट्रेट, हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे किसी भी समुद्री संकरे मार्ग या चोक पॉइंट पर अगर कोई रुकावट आती है तो इससे शिपिंग की लागत बढ़ जाती है, बीमा का प्रीमियम बढ़ जाता है और ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती है, जो आपने मिडिल ईस्ट क्राइसिस के संदर्भ में देखा। और उसका असर क्या होता है? उसका असर सीधे महंगाई तथा सप्लाई चेन पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इंडो पैसिफिक एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्लोबल ट्रेड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहां से जो आज का टॉपिक है वो शुरू होता है आईपीएमडीए। जरा समझिएगा। मान लीजिए कि समुद्र में कोई जहाज जा रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि ये जहाज लीगल है या इलीगल है? यानी समुद्र में यह पता कैसे चलेगी कौन सा जहाज कहां और क्या कर रहा है? ठीक है, तो कौन सा जहाज कहां है और क्या कर रहा है, इसको जानने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है एमडीए यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अर्थात समुद्र में हो रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना और यह पहचानना कि कहीं कोई जहाज तस्करी, अवैध मछली पकड़ने, समुद्री डकैती या प्रतिबंधों से बचने जैसी गतिविधि तो नहीं कर रहा है। इसी उद्देश्य से 2022 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से बने क्वाड ने 2022 में आईपीएमडीए की शुरुआत करी। आईपीएमडी यानी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस।
इसमें सैटेलाइट, कोस्टल राडार, जहाजों के सेंसर, ड्रोन और इंटेलिजेंस डेटा को जोड़कर इंडो पैसिफिक देशों को समुद्री गतिविधियों की लगभग वास्तविक समय की जानकारी दी जाती है। अब आप कहेंगे सर इसकी आवश्यकता क्यों है? तो कुछ रीजन तो मैंने पहले बताया, कुछ रीजन और आपके सामने रखता हूं। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि संदिग्ध जहाज कई बार अपना AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करके डार्क यानी अंधेरे में काम करते हैं, यानी तस्करी का काम करते हैं। तो IPMDA ऐसे जहाजों की पहचान करके अवैध गतिविधियों को रोकने, समुद्री चोक पॉइंट्स की निगरानी करने और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में सहायता करता है। तो फ्यूचर में IPMDA पर प्रश्न आपसे बन सकता है, इसलिए मैंने यहां पर करा दिया, नोट्स में विस्तार से आगे पूरा दिया हुआ। इसलिए आर्टिकल कहता है कि आज का मूल प्रश्न केवल समुद्री सुरक्षा का नहीं है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्बाध वैश्विक व्यापार चारों से जुड़ा हुआ विषय है। यही कारण है कि लेख कहता है बिना रुकावट वाले व्यापार के लिए IPMDA एक महत्वपूर्ण समाधान है इस पूरे इंडो पैसिफिक जोन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा विस्तार से आपको कंटेंट दिया गया। मॉडल क्वेश्चन आपके सामने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और निर्बाध व्यापार की सुरक्षा के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता तेजी से एक पूर्व आवश्यकता बनती जा रही है। भारत और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता हेतु हिंद प्रशांत साझेदारी IPMDA के महत्व पर चर्चा कीजिए। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। सिलेबस जीएस पेपर 2 IR, तो क्षेत्रीय समूह है, इंडो पैसिफिक का क्वाड और उससे जुड़ा हुआ विषय आपके सामने, इकोनॉमी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सिक्योरिटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो ये आपके सामने अच्छा टॉपिक बन पड़ता है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। देख सकते हैं समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा आवश्यक है, इस पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। फिर देखिए भारत में समुद्री सुरक्षा फिर से आपसे पूछा गया, तो इसलिए आप समुद्री सुरक्षा से जुड़ा ये विषय है, तो ऐसे में आपको क्वाड समुद्री सुरक्षा से जुड़ा विषय है, तो ये महत्वपूर्ण है। आपसे IPMDA के बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है, जिस पर आपको विशेष फोकस बनाए रखना है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा विस्तार से कंटेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब कुछ दिया गया है IPMDA के बारे में, हर एक टर्म जो भी आप समझना चाहेंगे, जो मैंने आपको जिक्र किया, एक एक चीज यहाँ पर डिटेल में दी गई। ठीक है, तो ये हो गया। और हर एक प्रीलिम्स के लिए भी, और इसका आंसर मैंने कहा था आज, अभी मैं क्योंकि दिल्ली के लिए निकलूंगा क्लास के जस्ट बाद, और फिर एक एक चीज आपको कराता चलूंगा। ठीक है, चलिए, यानी सारा आंसर आपको मिलता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा, आपके मन में आएगा कि सर आपने कहा था कि मेंस का जो क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, तो 2026 का मेंस का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक प्रदेश, अरे भाई क्या हो गया, वैश्विक व्यापार का केंद्र जो है वो अटलांटिक प्रदेश से आगे बढ़ करके इंडो पैसिफिक, जो आपने अभी पढ़ा, इंडो पैसिफिक प्रदेश की ओर जा रहा है। यानी यहां से अब, पहले ये व्यापार का केंद्र था, अब इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापार का केंद्र बन रहा है। इस कथन का परीक्षण कीजिए भाई ये सही है या सही नहीं है, या कितना सही है और क्या अभी अधूरा है, कुछ ऐसा आपको लिखना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है इस 2026 के मेंस के क्वेश्चन से सीधे और बहुत गहराई से जुड़ा हुआ। कैसे? क्योंकि जो प्रश्न का मूल विषय वो क्या है कि वैश्विक व्यापार का आर्थिक और सामरिक केंद्र अब अटलांटिक क्षेत्र से हट करके इंडो पैसिफिक की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो आज का लेख क्या बताता है कि इस बदलते व्यापारिक केंद्र को, चूंकि बदलाव हो रहा है यहां से यहां, तो इस बदलते व्यापारिक केंद्र को सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने में IPMDA की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जुड़ा हुआ भाई, तो दोनों के बीच यानी दोनों यानी आर्टिकल और प्रश्न के बीच का संबंध। तो पहले अब आप जरा इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले वैश्विक व्यापार का केंद्र मुख्यतः यूरोप और उत्तरी अमेरिका वाला अटलांटिक क्षेत्र था। ये वाला उत्तरी कौन सा? उत्तरी अमेरिका वाला। ठीक है, तो पहले वैश्विक व्यापार का केंद्र मुख्यतः यूरोप और उत्तरी अमेरिका वाला अटलांटिक क्षेत्र था, लेकिन अब
चाइना, भारत, जापान, साउथ कोरिया और आसियान जैसी अर्थव्यवस्थाओं के उदय से उत्पादन, उपभोग और व्यापार का बड़ा हिस्सा इंडो पैसिफिक में केंद्रित हो गया। तो प्रश्न जो पूछ रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसी इंडो पैसिफिक में क्या क्या है? मलक्का स्ट्रेट है, इसी में हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसी में बॉब अल मंदेब है, इसी में लोम्बोक और सुंडा स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य है। और ये सब क्या है? महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट है। दुनिया की ऊर्जा, कच्चे माल और तैयार वस्तुओं का बड़ा व्यापार इन्हीं रास्तों से गुजरता है। इसलिए यह क्षेत्र अब केवल आर्थिक केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार की समुद्री रीढ़ बन चुका। पॉइंट इज क्लियर? तो ये आपको प्रश्न मैंने समझा दिया। अब आप इसमें आईपीएमडीए को कैसे इंक्लूड करेंगे? अगर आपको आज मेंस लिखना तो आप लिखेंगे कि ठीक है, व्यापार का केंद्र इंडो पैसिफिक में आ गया, बिल्कुल सही बात। लेकिन व्यापार का केंद्र इंडो पैसिफिक में आने के साथ समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी, प्रतिबंधों से बचने और गोइंग डार्क जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसीलिए क्वाड ने आईपीएमडीए बनाया ताकि इन समुद्री मार्गों की निगरानी और सुरक्षा करके व्यापार को निर्बाध रखा जा सके। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं आईपीएमडीए का वहां जिक्र होगा। मतलब कि ये जो प्रश्न है आईपीएमडीए का आज का आर्टिकल, इसका पूरा उत्तर नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण समकालीन उदाहरण है जो वैल्यू एडिशन में काम आता है। तो इसे हम अपने आंसर के अंतिम हिस्से बदलाव के सामरिक प्रभाव यानी अटलांटिक प्रदेश से इंडो पैसिफिक में जो बदलाव हो रहा है उसके सामरिक प्रभाव एवं आवश्यक व्यवस्थाएं में लिख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक के वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बनने के कारण इसके समुद्री मार्गों की सुरक्षा आवश्यक हो गई है। वर्ष 2022 में क्वाड द्वारा प्रारंभिक आईपीएमडीए इसी बदलती आर्थिक भूगोल के अनुरूप समुद्री निगरानी और निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने वाला संस्थागत प्रयास है। ठीक है, अंत में हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक का वैश्विक व्यापार का केंद्र बनना मूल परिवर्तन है और आईपीएमडीए उस नए व्यापारिक केंद्र को सुरक्षित रखने की व्यवस्था। अब तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म 2026, नई बोतल में पुरानी शराब। ये आपके सामने टॉपिक आता है। अब टॉपिक में क्या है जरा एक बार आप देखिए। ट्रिब्यूनल क्या होता है? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ट्रिब्यूनल को समझते हैं। ट्रिब्यूनल एक विशेष न्यायिक संस्था है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो टैक्स, कंपनी कानून, पर्यावरण या सेवा विवाद जैसे किसी खास क्षेत्र के लिए मामलों का तेजी से निपटारा करती है। जैसे कंपनी के मामलों के लिए बनती है एनसीएलटी और सशस्त्र बलों से जुड़े विवादों के लिए बनती है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल यानी एएफटी। तो अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के स्थान पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 प्रस्तुत कर दिया। अब आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि सभी ट्रिब्यूनलों में सदस्यों की अपॉइंटमेंट यानी उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल यानी टेन्योर और फंक्शनिंग यानी उनकी कार्यप्रणाली के लिए एक समान व्यवस्था बनाई जाए। और इसके लिए क्या बनाया जा रहा है? एनटीसी यानी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जाएगा। यही बिल में प्रावधान है, यानी अब यही नियुक्ति, कार्यकाल और कामकाज के लिए जिम्मेदार संस्था होगी। तो पहली नजर में आपको क्या लगता है कि तो सर बहुत बड़ा संस्थागत सुधार है। तो फिर विवाद क्या है? क्यों आर्टिकल लिखा गया? विवाद ये है कि इस आयोग पर किसका प्रभाव रहेगा। जैसे हम पढ़ते ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो किसका इंपैक्ट रहेगा? ऑब्वियसली किसी का भी नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। लेकिन विवाद यही है कि इस आयोग पर किसका प्रभाव रहेगा, न्यायपालिका का या कार्यपालिका का। तो अब यहां यही कहा जा रहा है कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन अगर बनता है और इस कमीशन के या इस कमीशन के द्वारा बनाए जाने वाले जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती, माफी चाहूंगा, ट्रिब्यूनल बनाया नहीं जा रहा, यानी ट्रिब्यूनल में जो नियुक्तियां होंगी, तो यदि ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल पर सरकार का अधिक नियंत्रण बना रहता है, यानी कार्यपालिका का अधिक नियंत्रण बना रहता है, तो ट्रिब्यूनल निष्पक्ष होकर सरकार के विरुद्ध निर्णय कैसे देगी? यहीं से न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का संवैधानिक प्रश्न पैदा होता है। इसीलिए लेख इस पूरे घटनाक्रम को नई बोतल में पुरानी शराब कहता है। अर्थात नाम और ढांचा एनटीसी तो नया है, लेकिन कार्यपालिका का नियंत्रण जो पहले से ट्रिब्यूनल्स पर है वही पुरानी समस्या संभवतः अभी भी बनी हुई।
तो यूपीएससी के लिए मूल प्रश्न यही है कि क्या केवल नया आयोग बना देना वास्तविक ट्रिब्यूनल सुधार है, या सुधार तभी माना जाएगा जब ट्रिब्यूनलों को पर्याप्त प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक स्वतंत्रता भी मिले। यही विषय यहाँ पर डिस्कस किया गया, जिसको आप विस्तार से पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी मैंने बनाया है। ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2026 ट्रिब्यूनल की दक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, लेकिन केवल एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग के गठन से कार्यपालिका और ट्रिब्यूनल के बीच के संरचनात्मक तनाव का समाधान नहीं हो सकता। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सिलेबस, पॉलिटी, ठीक है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी भूमिका, ये सारा मैंने विस्तार से लगा दिया है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स पर प्रश्न पूछे भी गए हैं। इस बिल पर मुझे लगता है कि 100% प्रश्न पूछा जाएगा। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ विस्तार से आप देख सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं, केवल आपको एंजॉय करना है। एनटीसी वगैरह के बारे में यहाँ विस्तार से, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है नाबार्ड के ऊपर। तो ये बस केवल आपको एक इंफॉर्मेशन के रूप में लेनी है कि नाबार्ड ने कुछ सर्वे किया, और सर्वे से कुछ जो रूरल इकोनॉमी, रूरल इंडिया के कंजम्पशन के बारे में पता चला, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। तो आप कहेंगे सर फिर ये विषय हमें आप क्यों पढ़ा रहे हैं? ये विषय इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जैसे रूरल इकोनॉमी पर आप लिख रहे हैं, या इंडिया की इकोनॉमी पे ही, तो इंडिया की इकोनॉमी के सामने क्या चैलेंज है। जैसे 2016 में निबंध पूछा था कि भारत के समक्ष संकट आर्थिक या नैतिक। तो भारत में अगर आर्थिक संकट आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे पाए। यानी आज का विषय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति और ग्रामीण परिवारों का कमजोर होता विश्वास। कैसे, ये देखिए लिखा हुआ। जुलाई 2026 में नाबार्ड ने ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं भावना सर्वेक्षण, यानी रूरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड सेंटिमेंट्स सर्वे का 12वां दौर जारी किया, यानी अपना डेटा रखा। ठीक है, अब नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड केवल कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था नहीं, बल्कि वह इस प्रकार के सर्वेक्षणों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक नब्ज भी पहचानता है। तो क्या नब्ज उसने पहचानी? तो इस सर्वेक्षण का जो मुख्य निष्कर्ष है वो क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी स्थिर है, यानी इकोनॉमी स्थिर है, स्टेबल है, गिर नहीं रही है। लेकिन ग्रामीण परिवार, यानी जैसे हम और आप, जैसे अभी मैं अपने गांव में हूं, तो ग्रामीण परिवार भविष्य को लेकर पहले जितने आशावान नहीं, यानी फ्यूचर को लेकर के आशा नहीं है। उन्हें अपनी आने वाली आय, रोजगार और बचत को लेकर चिंता बढ़ रही है। यानी रूरल इकोनॉमी अच्छी है अभी, लेकिन फ्यूचर को लेकर के लोगों में निराशा है। ठीक है, आप कहेंगे सर इसको थोड़ा और समझाइए। आइए जरा इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी किसान की आज की आमदनी से घर का खर्च चल रहा है, लेकिन उसे डर है कि अगले वर्ष खेती की लागत बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिलेगा या बचत घट जाएगी, तो वर्तमान स्थिति स्थिर होने के बावजूद उसका आर्थिक विश्वास यानी इकोनॉमिक सेंटीमेंट कमजोर माना जाएगा। आप कहेंगे सर ये भावनाओं का मापन क्यों होता है, क्यों महत्वपूर्ण है? भाई ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भविष्य को लेकर के ट्रस्ट घटता है तो लोग खर्च कम करते हैं, बचत टूटने लगती है, ऋण पर निर्भरता बढ़ती है, और बाजार में रूरल कंजम्पशन डिमांड कमजोर हो सकती है, ग्रामीण उपभोग मांग कमजोर हो सकती है। चूंकि भारत की बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए इसका प्रभाव केवल गांव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उद्योग, रोजगार और समग्र आर्थिक वृद्धि पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप सबको मैं हजारों बार पढ़ा चुका हूं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो इंजन है, उसमें सबसे बड़ा इंजन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो कंज्यूमर पैसा खर्च करता है। तो ग्रामीण उपभोग मांग कम होगी तो क्या जीडीपी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए इस विषय का मूल प्रश्न है कि क्या ग्रामीण भारत की वर्तमान स्थिरता वास्तविक मजबूती है, या कमजोर होती आय, रोजगार और बचत आने वाले आर्थिक दबाव का शुरुआती संकेत है। यही विषय इसमें डिस्कस किया गया है, और ये मैंने आपको सिखा दिया। क्वेश्चन आपके सामने, गांव की इनकम में कमजोर बढ़ोतरी, गांव में महंगाई बढ़ना और इनफॉर्मल क्रेडिट पर बढ़ती निर्भरता यह दिखाती है कि खेती और सरकारी खर्च में सुधार के बावजूद गांव की डिमांड कमजोर बनी हुई है। गांव के माहौल में आई मंदी के पीछे के कारणों की जांच करें और लगातार गांव की डिमांड को फिर से बढ़ाने के उपाय बताएं। तो ये पूरा इकोनॉमी का सिलेबस आपके सामने लगा हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं। ठीक है, और विस्तार के साथ आप इसको पढ़ें और इंजॉय करें। ठीक है, तो आप देखिए मैंने कोशिश की है कि गांव में हूं, लेकिन आपकी कोई भी क्लास मिस ना होने पाए और सारा कंटेंट आप तक पहुंच जाए। बाकी
किस्मत भी अच्छी रही क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट वाले टॉपिक ऐसे आए नहीं जिसमें मुझे बहुत समय देना पड़े। एलन मस्क का कहना है कि स्टारलिंक ग्रामीण भारत में सेवा देगी, तो अब ऐसे समावेशी विकास के लिए आपको इसको पढ़ लेना, दैट्स इट। ठीक है ना? यानी भारत के किसी दूरस्थ गांव या पहाड़ी क्षेत्र में अगर इंटरनेट पहुंचाना हो तो सामान्यतः फाइबर केबल, मोबाइल टावर और भारी जमीनी ढांचा चाहिए होता है, आप सबको पता है। लेकिन जहां पर यह ढांचा हम बना ना पाए, यह ढांचा पहुंचाना कठिन है, वहां क्या करना है? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को सॉल्यूशन के रूप में यानी समाधान के रूप में लेना है। और आप सबको पता, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद हजारों छोटे उपग्रहों के नेटवर्क से इंटरनेट उपलब्ध कराती है। उपयोगकर्ता के घर पर लगी डिश सीधे उपग्रह से जुड़ती है, इसलिए दूर दराज, सीमावर्ती, पहाड़ी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंच सकता है। एलन मस्क का दावा है कि भारत में स्टारलिंक का मुख्य लाभ उन ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा जहां अभी इंटरनेट सेवाएं कमजोर है। ठीक है, हो गया? तो ये सेवा देने जा रही है। बस आपको इतना याद रखना है कि समावेशी विकास के लिए इसका इस्तेमाल करना, बाकी और कुछ भी नहीं। बाकी प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, पूरा कंटेंट दिया हुआ है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कर पाएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है मेरी सफल मेंटरशिप में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। और कल से आपकी क्लासेस सेम अपने समय पर शुरू हो जाएंगी, कल यानी संडे, लेकिन सुबह हम 9:30 बजे ही मिलेंगे एसे पेपर के डिस्कशन में। दिन भर हम पेपर का ही डिस्कशन करेंगे, एसे का, फिर GS 1 का, फिर GS 2 का, फिर GS 3 का और GS पेपर 4 का। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।